दोस्तों, हमारे देश में दिन प्रतिदिन क्राइम बढ़ता जा रहा है। चोरी और हत्या से लेकर लड़कियों के साथ हो रही हैवानियत भी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है आज की हमारी ये शानदार मूवी, जिसका नाम है गार्गी, जिसकी IMDb रेटिंग है 8.1 और इसी से साबित होता है कि इस मूवी में कितना दम है। साथ ही इसका क्लाइमेक्स भी आपको जरूर पसंद आने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं सीधा मूवी की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में ही हम इस कहानी की मेन किरदार गार्गी को देखते हैं, जो कि एक स्कूल में टीचर की जॉब करती है। गार्गी एक मिडिल क्लास फैमिली से है। उसके पिता ब्रह्मानंदम एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं और माँ होममेड राइस बनाकर बेचती हैं। इसके अलावा उसकी एक छोटी बहन भी है जो अभी स्कूल में पढ़ती है। यहाँ हमें पता चलता है कि गार्गी की जल्द ही आनंद नाम के लड़के से शादी होने वाली है। अगले सीन में हम गार्गी को अपने बाकी साथी टीचरों के साथ लंच करते हुए देखते हैं। तभी टीवी में एक न्यूज आती है जिसमें रिपोर्टर एक रेप केस के बारे में बताता है, जहां 4 लोगों ने मिलकर एक 9 साल की बच्ची का शोषण किया था। साथ ही पुलिस ने एक और आदमी को गिरफ्तार किया है जो उसी बिल्डिंग में रहता था जिसमें वो बच्ची रहती है। ये न्यूज देखकर वहाँ बैठे सभी लोग आपस में इस बारे में चर्चा करने लगते हैं, लेकिन गार्गी इस सब पर कुछ ज्यादा नहीं बोलती। वहीं जब गार्गी स्कूल से वापस आ रही होती है तो उसे अपने साथ बचपन में हुआ एक बुरा हादसा याद आता है, जब वो एक छोटी बच्ची थी और उसी के एक टीचर ने उसको अब्यूज करने की कोशिश की थी। लेकिन तभी सही समय पर उसके पिता ने वहाँ आकर उस दरिंदे से अपनी बेटी की रक्षा की थी। तभी से गार्गी के लिए उसके पिता एक हीरो हैं। अब गार्गी जब घर पहुँचती है तो देखती है कि उसकी छोटी बहन अक्षरा घर पर नहीं है। ये देखकर वो अपनी माँ पर गुस्सा करते हुए कहती है कि आपसे कितनी बार कहा कि शाम होने के बाद उसे खेलने के लिए बाहर मत भेजा करो। आपको पता भी है आज का समय कितना खराब है। उसका इतनी देर तक अकेले बाहर खेलना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। गार्गी का अपनी छोटी बहन के लिए ये डर और फिक्र हम अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि जो हादसा खुद उसके साथ बचपन में हो चुका है, वो नहीं चाहती कि ऐसा कुछ भी उसकी बहन के साथ हो। तभी अक्षरा घर आ जाती है, जिसको देखकर गार्गी उस पर भी गुस्सा करने लगती है और उससे लेट आने की वजह पूछती है। अक्षरा बताती है कि रास्ते में शांति अपार्टमेंट के पास बहुत भीड़ थी और काफी सारी पुलिस भी थी, इसलिए घर आने में थोड़ी देर हो गई। शांति अपार्टमेंट का नाम सुनते ही गार्गी और उसकी माँ एकदम से घबरा जाते हैं, क्योंकि गार्गी के पिता ब्रह्मानंदम उसी अपार्टमेंट में गार्ड का काम करते हैं। इतना सुनते ही गार्गी तुरंत उस अपार्टमेंट में पहुंचती है कि पुलिस पूछताछ करने के लिए बिल्डिंग के सभी वर्कर्स को अपने साथ ले गई है। ये सुनकर गार्गी वापस अपने घर आ जाती है। माँ के पूछने पर वो झूठ बोल देती है कि पापा बिल्कुल ठीक हैं, बस आज रात वो घर नहीं आएंगे क्योंकि आज उनको नाइट ड्यूटी भी करनी है। गार्गी अपनी माँ को परेशान नहीं करना चाहती थी। तभी थोड़ी देर बाद उसके घर उसकी दोस्त सैंड्रा आती है। सैंड्रा के पिता भी उसी बिल्डिंग में गार्ड का जॉब करते हैं जहाँ गार्गी के पिता हैं, और वो दोनों भी आपस में अच्छे दोस्त हैं। जिन वर्कर्स को पुलिस पकड़ कर ले गई थी उसमें सैंड्रा के पिता भी शामिल हैं। वो गार्गी से कहती है कि उसे अभी अभी पुलिस स्टेशन से एक कॉल आया है और फौरन उसे वहाँ आने के लिए बोला है। ये सुनकर गार्गी भी सैंड्रा के साथ पुलिस स्टेशन जाती है। यहाँ आने पर वो देखती है कि सैंड्रा के पिता को तो पुलिस ने छोड़ दिया है, लेकिन उसके पिता ब्रह्मानंदम अभी भी पुलिस हिरासत में है। एसआई से पूछने पर उसे पता चलता है कि उसके पिता को उसी 9 साल की छोटी बच्ची के गैंग रेप के केस में मुजरिम पाया गया है। ये सुनकर गार्गी को धक्का लगता है और वो एसआई से रिक्वेस्ट करती है कि उसे एक बार अपने पिता से मिलने दे। गार्गी को पूरा यकीन था कि उसके पिता जो उसके लिए हीरो हैं, वो कभी ऐसा कर ही नहीं सकते, लेकिन एसआई उसकी कोई बात नहीं सुनता, बल्कि उल्टा गार्गी को एडवाइस देता है कि तुम लोगों को ये शहर जल्दी से छोड़कर चले जाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही ये खबर मीडिया में जाएगी तो उसका और उसके परिवार का यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। और ठीक ऐसा होता भी है। ये बात पूरे शहर में आग की तरह फैल जाती है और मीडिया वाले अब गार्गी और उसके परिवार को परेशान करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ऐसे सवाल करते हैं जिसका गार्गी के पास कोई भी जवाब नहीं होता। साथ ही मोहल्ले के लोग भी अब उनके खिलाफ हो जाते हैं। गार्गी का होने वाला मंगेतर आनंद भी अब बदनामी के डर से गार्गी से छुपकर मिलता है। वो कहता है कि चलो मेरे साथ, हम दोनों शादी कर लेते हैं और कहीं दूर भाग चलते हैं। लेकिन गार्गी उससे साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं इस दुनिया से डरकर कहीं नहीं जाने वाली। मैं अपने पिता को निर्दोष साबित करके उन्हें इंसाफ दिलाकर ही रहूंगी। ये सुनकर आनंद भी वहाँ से चुपचाप चले जाता है। अब लीगल एक्शन के लिए गार्गी वहाँ के रेपुटेटेड लॉयर भानु प्रताप से मिलती है, जो उनके फैमिली फ्रेंड भी हैं। गार्गी के रिक्वेस्ट करने पर भानु प्रताप उसका केस ले लेते हैं और गार्गी को आश्वासन देते हुए कहते हैं कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा, तुम अभी आराम से घर जाओ। अब जब ब्रह्मानंदम की कोर्ट में पेशी होती है तो वहाँ मौजूद गुस्सेल भीड़ उन पर टूट पड़ती है।
और ब्रह्मानंदम को मारने की भी कोशिश करती है। अब ये सब जब मीडिया में दिखाया जाता है तो मामला और तूल पकड़ लेता है, जिसका असर भानु प्रताप की इमेज पर भी पड़ता है, क्योंकि वो अकेले वकील थे जो इस केस में ब्रह्मानंदम की तरफ से थे। तभी भानु प्रताप को लॉयर एसोसिएशन से चेतावनी दी जाती है कि अगर उन्होंने ये केस लिया तो उनको इस एसोसिएशन से बर्खास्त कर दिया जाएगा, इसलिए वो इस केस को लेने से मना कर देते हैं। वो गार्गी से कहते हैं कि वो इस केस के लिए अपने करियर को दांव पर नहीं लगा सकते, और वैसे भी जब एसोसिएशन ने मना किया है तो अब इस केस को कोई भी वकील नहीं लेगा। ये सुनते ही गार्गी के पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि अगर कोई वकील उसका केस नहीं लेगा तो वो कैसे ये कानूनी लड़ाई लड़ेगी और कैसे अपने पिता को बचा पाएगी। अब गार्गी की इस हालत पर तरस खाकर भानु प्रताप का असिस्टेंट इंद्रम इस केस को लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी भानु प्रताप इंद्रम से कहते हैं कि इस केस को लेने का मतलब है अपने करियर को बर्बाद करना, और अभी तो तुम्हारा करियर शुरू भी नहीं हुआ है, तुम क्यों जलती आग में अपना हाथ डालकर अपने भविष्य को बर्बाद कर रहे हो। इंद्रम कहता है कि इस दुनिया में खुद को सही साबित करने का मौका हर इंसान को मिलना चाहिए, गार्गी के पिता को भी, इसीलिए वो ये केस जरूर लड़ेगा। कुछ दिनों बाद अब उस केस की पहली सुनवाई होती है, जहां इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जज के सामने सारी बात बताता है। वो कहता है कि उन 5 अपराधियों में से एक मुकेश उसी अपार्टमेंट में रहता था जिसमें ये बच्ची रहती है। मुकेश रोज शाम को अपने डॉग को सीढ़ियों से घुमाने ले जाता था, वहीं वो बच्ची भी अपने पिता से छिपकर रोज सीढ़ियों पर उस डॉग के साथ खेलने आती थी। उन सीढ़ियों का ज्यादा लोग इस्तेमाल नहीं करते थे, और इसी बात का फायदा उठाकर मुकेश ने अपने 3 और साथियों के साथ मिलकर उस बच्ची का शोषण किया। अगले दिन उस बच्ची के पिता ने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाई, जिसके बाद उन सभी 4 अपराधियों को पकड़ लिया गया। अब जब पहचान करने के लिए उस बच्ची को उन 4 के सामने लाया गया, तब पता चला कि 4 के अलावा एक और अपराधी था जिसने उस बच्ची के साथ ये घिनौना काम किया था। आगे इन्वेस्टिगेशन करने पर पुलिस को पता चला कि इस हादसे के बाद ब्रह्मानंदम उस बच्ची को घर छोड़ने आया था। इसके अलावा उन 4 अपराधियों ने बताया था कि क्राइम करने के बाद 6 बजे वो सभी उस बिल्डिंग से भाग गए थे, लेकिन उस बच्ची की दादी ने बताया कि ब्रह्मानंदम उस बच्ची को 6:30 बजे घर लाया था। इसका मतलब आधे घंटे तक सिर्फ ब्रह्मानंदम ही उस बच्ची के साथ था। ये सब जानने के बाद पुलिस को ब्रह्मानंदम पर शक हुआ, तो उन्होंने बच्ची के सामने एक बार और आइडेंटिफिकेशन परेड करवाई, जिसमें उस बच्ची ने ब्रह्मानंदम को पहचान लिया। ये सब सुनने के बाद अब इंद्रम ऑफिसर से सवाल जवाब करने लगता है, जिसमें पता चलता है कि सेकेंड आइडेंटिफिकेशन परेड के दौरान बच्ची को पैनिक अटैक आ गया था, और पुलिस ऑफिसर ने उस बच्ची को ज्यादा डोज वाली दवा दे दी थी जो एक एडल्ट इंसान को दी जाती है। इंद्रम कहता है कि हो सकता है ओवरडोज की वजह से बच्ची कंफ्यूज हो गई हो और सही से कंसंट्रेट ना कर पाई हो, जिसके चलते गलती से उसने ब्रह्मानंदम को भी एक मुजरिम समझ लिया हो। जज को इंद्रम की बात सही लगती है, इसलिए वो इंद्रम को सबूत इकट्ठा करने के लिए 7 दिन का समय देती है, और 7 दिन के बाद जज अपने सामने एक बार फिर से आइडेंटिफिकेशन परेड करवाएगी। अब सबूत इकट्ठा करने के लिए गार्गी और इंद्रम जेल जाते हैं और वहाँ ब्रह्मानंदम से सब कुछ सही सही बताने को कहते हैं। ब्रह्मानंदम कहता है कि वो पूरी तरह से निर्दोष है। उसने जैसे ही उस बच्ची को सीढ़ियों पर पड़े हुए देखा तो वो तुरंत उसे उसके घर छोड़ने आ गया था। इंद्रम पूछता है कि वो 6 से 6:30 के बीच उस दिन कहाँ था। ब्रह्मानंदम कहता है कि उस दिन मेरी नाइट शिफ्ट भी थी, इसीलिए डे शिफ्ट खत्म होने के बाद मैंने थोड़ी शराब पी ली थी, और मैंने ये बात पुलिस को इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो फिर मुझ पर शक करती। ब्रह्मानंदम की बात सुनने के बाद अब गार्गी और इंद्रम उस बच्ची से भी बात करने जाते हैं ताकि उन्हें और जानकारी मिल सके। अब जैसे ही वो दोनों उस बच्ची के घर पहुंचते हैं तो उसके पिता उन दोनों पर भड़क जाते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की। लेकिन फिर गार्गी के समझाने पर वो थोड़ा शांत होते हैं और रोते हुए कहते हैं कि इस हादसे ने मेरी बच्ची की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर दी है। उसे रोज पैनिक अटैक आते हैं। वो लड़की जो हमेशा मुस्कुराती थी आज वो हंसना भूल चुकी है। कभी उसका पिता उसके लिए हीरो हुआ करता था, आज वो उससे भी डरकर भागने लगी है। कैसा अभागा पिता हूँ मैं जो अपनी फूल सी बच्ची को उन हैवानों से बचा भी नहीं पाया। गार्गी भी ये सब सुनकर इमोशनल हो जाती है और एक बार फिर बच्ची से मिलने की रिक्वेस्ट करती है ताकि वो सब कुछ जान सके। दवाओं के ओवरडोज की वजह से उसने गलती से मेरे पिता को आइडेंटिफाई कर लिया हो। फाइनली उस बच्ची का पिता गार्गी को उससे मिलने के लिए परमिशन दे देता है, लेकिन जब तक गार्गी उससे मिल पाती तब तक उस बच्ची का बड़ा भाई वहाँ आ जाता है और गार्गी के साथ बदसलूकी करके उन दोनों को घर से बाहर निकाल देता है। अब कोर्ट में सुनवाई होती है जहाँ इंद्रम जज के सामने एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी दिखाता है जो उसने उस दिन बच्ची के घर पर बनाई थी। उस रिकॉर्डिंग में बच्ची के पिता कहते हैं
कि सेकेंड आइडेंटिफिकेशन के दौरान उनकी बच्ची को पैनिक अटैक आ गया था, जिसके बाद उन्होंने ही ब्रह्मानंदम को पहचानने में पुलिस की मदद की थी। रिकॉर्डिंग दिखाने के बाद इंद्रम अपनी दलील पेश करता है कि क्योंकि सेकेंड आइडेंटिफिकेशन में बच्ची के पिता ने पुलिस की इसमें मदद की थी। उन्होंने पुलिस को बताया कि मुजरिम ब्रह्मानंदम है, न कि बच्ची ने, तो ऐसी आइडेंटिफिकेशन को खारिज कर देना चाहिए और एक बार फिर से नई आइडेंटिफिकेशन करवानी चाहिए जिसमें बच्ची के पिता उसके साथ ना हो। अब इंद्रम की बात सुनकर जज तीसरी बार आइडेंटिफिकेशन करवाती है, लेकिन इस बार भी बच्ची बहुत डर जाती है और बेहोश हो जाती है, जिसकी वजह से ये आइडेंटिफिकेशन भी खारिज कर दी जाती है। यहाँ इंद्रम जज से कहता है कि क्योंकि तीसरी बार भी वो बच्ची ब्रह्मानंदम को आइडेंटिफाई नहीं कर पाई है, इसलिए अब ब्रह्मानंदम को जेल से रिहा कर देना चाहिए, क्योंकि अभी तक ये साबित नहीं हो पाया है कि वो एक गुनाहगार है। जज कहती है कि माना उस बच्ची ने ब्रह्मानंदम को आइडेंटिफाई नहीं किया, लेकिन इससे ये भी साबित नहीं होता कि वो बेगुनाह है। अब सारी बातें सुनने के बाद जज ब्रह्मानंदम को कंडीशनल बेल देने का फैसला सुनाती है, जिसमें ब्रह्मानंदम को रोज पुलिस स्टेशन में आकर हाजिरी देनी होगी। ये खबर सुनते ही गार्गी को थोड़ा सुकून मिलता है और वो अपने पिता को साथ लेकर घर आ जाती है। वहीं जैसे ही ये खबर बच्ची के पिता को पता चलती है तो वो सीधा ब्रह्मानंदम के घर उसे मारने आ जाते हैं, लेकिन गार्गी की छोटी बहन अक्षरा को देखकर उन्हें उस पर तरस आने लगता है और अक्षरा में उन्हें अपनी बेटी दिखाई देने लगती है, जिसके बाद वो बेचारे रोते हुए वहाँ से चले जाते हैं। उधर मीडिया में भी ये खबर आती है कि उन्होंने इतनी जल्दी ब्रह्मानंदम को बेगुनाह साबित करके बहुत बड़ी गलती की है, जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। ये सब देखकर गार्गी को भी विश्वास हो जाता है कि अब बहुत ही जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब एक दिन गार्गी अपनी फ्रेंड सेंड्रा के पिता से कहती है कि वो उसके पिता को बाहर कहीं घुमा कर ले आए, जिससे उनका मन इन सब बातों से हट सके और वो थोड़ा ठीक हो सके। वहीं जब वो दोनों रात को वापस घर आते हैं तो नशे की हालत में होते हैं। अब क्योंकि ब्रह्मानंदम काफी थक चुका था, इसलिए वो अंदर सोने चला जाता है और वहीं सेंड्रा के पिता गार्गी से बातचीत करने लगते हैं। इसी बातचीत के दौरान गार्गी सेंड्री के पिता का एक झूठ पकड़ लेती है कि जिस रात ये हादसा हुआ उस रात वो उस अपार्टमेंट में गए थे, क्योंकि पहले जब गार्गी ने उनसे इस बारे में पूछा था तो सेंड्रा के पिता ने कहा था कि उस दिन वो वहाँ नहीं गए थे, बल्कि उन्होंने छुट्टी ली थी क्योंकि उनकी बेटी सेंड्रा को लड़के वाले देखने आने वाले थे। यहाँ गार्गी को उन पर शक हो जाता है और वो समझ जाती है कि यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो सेंड्रा के पिता को सब कुछ सच सच बताने को कहती है, जिसके बाद इस मूवी का पहला पत्ता खुलता है। सेंड्रा के पिता कहते हैं कि उस शाम वो शांति अपार्टमेंट में गए थे और ब्रह्मानंदम ने ही उन्हें वहाँ फोन करके बुलाया था और उस बच्ची को जख्मी हालत में पहले उन्होंने ही देखा था, जिसे देखकर वो काफी डर गए थे और उन्होंने तुरंत आकर ये बात ब्रह्मानंदम को बताई थी। तब ब्रह्मानंदम ने उनसे कहा कि परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूंगा और बच्ची को जल्दी से उसके घर भी पहुंचा दूंगा। तुम इस सब के बारे में किसी को कुछ मत बताना, नहीं तो हमारी जॉब खतरे में आ सकती है। तुम अभी ऊपर टेरेस पर बने रूम में जाकर सो जाओ, मैं बच्ची को उसके घर छोड़कर आता हूँ। साथ ही सेंड्रा के पिता कहते हैं क्योंकि मैं उस दिन ज्यादा नशे में था, इसलिए मैंने वही किया जो ब्रह्मानंदम ने मुझसे करने को कहा। यहाँ गार्गी भी समझ जाती है कि जरूर उसके पिता उससे कुछ छुपा रहे हैं, क्योंकि उसके पूछने पर उन्होंने कहा था कि उस रात तो सेंड्रा के पिता काम पर आए ही नहीं थे। काफी सोचने के बाद गार्गी एक बार फिर उस बच्ची से मिलने उसके घर जाती है और उस बच्ची को अपने पिता की तस्वीर दिखाकर पूछती है कि बेटा, क्या वो 5वां आदमी यही है जिसने तुम्हारे साथ ये दरिंदगी की? तुम घबराओ मत, जो भी है मुझे सच सच बता दो, क्या वो 5वां आदमी यही है? थोड़ी देर रुककर धीरे से वो बच्ची हिम्मत करके इस बार उस तस्वीर को देखकर हाँ कर देती है और ब्रह्मानंदम को अच्छे से पहचान लेती है। ये सुनते ही गार्गी के होश उड़ जाते हैं और वो वहीं फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि जिस पिता को वो अपना हीरो मानती थी, जिसको निर्दोष साबित करने के लिए उसने इतनी मेहनत की, दिन रात एक किए, लोगों के ताने सुने, वो पिता सच में एक दोषी है। अब अगले सीन में हम गार्गी को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहां वो अपने पिता के साथ आई हुई थी। वो जज के सामने 4th और फाइनल आइडेंटिफिकेशन करवाती है और इस बार वो खुद उस बच्ची का हाथ पकड़कर उसे अपने पिता के सामने लाती है और उसे बिना डरे असली मुजरिम को पहचानने के लिए बोलती है। अब फाइनली वो बच्ची सभी के सामने ब्रह्मानंदम को पहचान लेती है और ब्रह्मानंदम भी हाथ जोड़कर अपना जुर्म कबूल कर लेता है और गार्गी और उस बच्ची से माफी मांगने लगता है। लेकिन गार्गी अपने पिता को पलटकर भी नहीं देखती और वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद ब्रह्मानंदम को फिर से जेल हो जाती है। गार्गी को पता था
कि उसने जो किया बिल्कुल सही किया। बचपन में उसके पिता उसकी कहानी के हीरो थे और अब वो किसी दूसरी बच्ची की कहानी के विलन बन चुके हैं और इसी के साथ इस कहानी का होता है दी एंड। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं फिर मिलूंगा एक और ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।